हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम श्रेष्ठा का बच्चों 2024 का पेपर जो अभी हुआ है, 11 मई को हुआ है। 11 मई 2024 को जो हुआ है उस पेपर को हल कर रहे हैं और उसका साइंस का पोर्शन, साइंस का मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइंस का कंप्लीट कर रहे हैं हम। साइंस साइंस का हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देती हूँ मैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो स्टार्टिंग जो हो रही है श्रेष्ठा का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये 11 मई का पेपर है, 11 मई का 2024 का श्रेष्ठा का पेपर है। और श्रेष्ठा का पेपर में इसमें हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों, किसी पिंड पर कार्यरत दाब होता है, यानी कि जो प्रेशर है वो एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज, मतलब किस पर कार्यरत दाब, यानी जो दाब है, प्रेशर दाब की बात की गई है। जो प्रेशर है पी, वो क्या होता है उसका यहाँ पे देखिए सूत्र दे रखे हैं। तो वो होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बाह्य आरोपित बल होता है उसको हम दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल यानी बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स और एरिया है। तो बल बटे क्षेत्रफल हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दाब से रिलेटेड बच्चों, वो यहाँ पे बल और आयतन दिया गया है, ये नहीं है। बल और क्षेत्रफल दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर है, बल एवं क्षेत्रफल। मैं आपको पेपर साइंस का हल करा रही हूँ और सही आंसर आप मैच कर सकते हैं आपने कैसे किया। थोड़ा इसके आगे भी बताऊंगी चारों ऑप्शन से, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, उसकी जो एसआई मात्रक इकाई होती है वो पास्कल होती है बच्चों। पास्कल का ध्यान रखना है। क्यों? देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप जो देखिए जो सही करके आए हैं वो तो सही है ही, पर लेकिन आगे भी हमें भविष्य में क्या है चीजें ध्यान रखनी है। तो एसआई मात्रक पास्कल, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम पेपर पे अभी चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग, हमें मिलान करना है, मिलान करें। सूची ये फर्स्ट दी गई है। मैंने कहा था आपको, अगर थोड़ा ध्यान हो कि भाई टेबल वाली सूची वाले जरूर आएंगे, सूची वाले, तो आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए सूची वाले आए हैं और मैंने ये कराया है। ये क्वेश्चन मैंने अपने उसमें अगर आप देखें तो पुराने पेपर्स में मैंने कराया है ये, और 2022 में, और आप 2022 का और 2023 का जो पेपर हल किया है सभी ने, तो बच्चों ये पेपर में से काफी क्वेश्चंस आए हैं इस बार 2024 के पेपर में। लगभग आपके 10-12 प्रश्न तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है 10-12 से भी ज्यादा हैं। मैं अभी साइंस के आपको बता रही हूँ, तो काफी प्रश्न जो हैं साइंस के 10-12 नहीं, बट लेकिन ये है कि अगर मैं साइंस के और जीके के इनके भी मिला लूं तो कम से कम आपके 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो ऐसे बैठ रहे हैं जो बिल्कुल इन पेपरों से आए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले पेपर में आ चुका है, ये वाला भी, बस थोड़ा ऊपर नीचे क्या है उसको कर देते हैं। बस बाकी क्या है सेम रहता है, बस ऑप्शनों को थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर कर देते हैं, तो ये तो सेम आया है। तो यहाँ पे हार्मोन्स लिखे हुए हैं, थायरॉक्सिन, मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले पेपर में ग्रंथियां इधर लिखी थी और हार्मोन्स इधर लिखे थे। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले पुराने पेपर से भी क्या है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 2024 के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, अपने 22-23 के पेपर से भी। तो थायरॉक्सिन इधर साइड में हार्मोन्स लिखे हुए हैं बच्चों और इस साइड में ग्रंथियां लिखी हुई हैं। अब ये हार्मोन्स जो हैं इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है ग्रंथियों से। तो ये हार्मोन्स जो निकलते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स
थायराइड ग्रंथि से निकलता है। देखिए मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, देखिए ये जो आपकी टेबल्स होती है ना, इसमें आप एक या दो ऑप्शन को पकड़ लीजिए, बाकी तो आपका सही हो जाता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन ये गले में पाई जाती है, एच आकृति की होती है ये थायराइड ग्रंथि, और इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल हार्मोन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन, और ये अंडाशय से निकलेगा। किससे निकलेगा? अंडाशय से। इंसुलिन हार्मोन जो शर्करा का, रक्त में शर्करा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये दोनों प्रकार की जो ग्रंथि पाई जाती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, ये दोनों टू टाइप ग्रंथि होती है, ये दोनों टाइप की ग्रंथि होती है। तो इससे अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो शर्करा का नियंत्रण करता है रक्त में। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो अधिवृक्कक यानी एड्रेनलिन जो अधिवृक्कक है किडनी पे पाई जाती है। ये अधिवृक्कक कहाँ पाई जाती है? किडनी पर टोपी नुमा आकृति की होती है। जैसे मैं इसमें अभी बताऊं आपको, जस्ट अ मिनट, मैं आपको इसमें बता दूं। जैसे ये है किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर इस तरीके से ये अधिवृक्कक पाई जाती है। दो किडनियां हैं, दोनों किडनियों पर क्या पाई जाएगी? अधिवृक्कक यानी एड्रिनल ग्रंथि पाई जाएगी। तो एड्रेनल ग्रंथि क्या है? अधिवृक्कक, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। तो ये ऑप्शन कैसे कैसे ऑप्शन हो गए आप भी जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपका जो ए है, मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ आपको। जो ए है वो ए के साथ हमने जो मिलान किया है वो बच्चों थायराइड ग्रंथि का, और हमने बी से मिलाया है 4 नंबर का, और सी से हमने मिलाए हैं आपने इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय सेकेंड, और डी से हमने मिलाया है अधिवृक्कक फर्स्ट। तो ये हमारा जो ए थर्ड और 4 और सेकंड, और ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है सेकंड में, यानी सेकंड हमारा राइट आंसर है। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 32 से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 पे देखते हैं बच्चों। 33 निम्नलिखित में से, देखिए मैं आपको क्वेश्चन सहित पूरा बता रही हूँ, क्योंकि सीरीज आई है ABCD करके, पेपर की सीरीज है। तो किसी के 31 पर कोई अलग क्वेश्चन लिखा हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। ये मैं 33 हल कर रही हूँ तो 33 पे अलग लिखा हो सकता है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखिए। इसलिए सीरीज आई है, अलग अलग सीरीज है, और मैं C नंबर की सीरीज को हल कर रही हूँ। तो है ना, इस क्वेश्चन आपके इधर उधर लिखे हो सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के और उसको देखिए, और क्यों गलत हुआ चारों ऑप्शन के बारे में समझिए, क्यों गलत हुआ वो भी आपको पता चलेगा। तो घर्षण को बढ़ाता है, यानी कि आपका जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करेगा। फ्रिक्शन यानी घर्षण को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? अब बात हो रही है, देखो कई बच्चों को यही नहीं पता। फर्स्ट ऑप्शन है स्नेहक क्या होते हैं, स्नेहक पदार्थ क्या होते हैं। तो बेटा यहाँ पे लुब्रिकेंट भी लिखे, लुब्रिकेंट जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, स्नेहक का मतलब ही यही होता है, चिकनाई वाले पदार्थ। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि चिकनाई वाले पदार्थ को स्नेहक बोलते हैं। तो ये स्नेहकों का प्रयोग यानी कि चिकनाई का जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रीस का प्रयोग करते हैं या हम तेल का भी प्रयोग करते हैं, तो जो चिकने पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उससे घर्षण को बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। इससे घर्षण क्या होता है? घटता है। और बॉल बियरिंग्स का प्रयोग, ये आपने साइकिलों में देखा होगा, टायरों पे, टायरों के बीच में बॉल बियरिंग्स लगाते हैं ताकि घर्षण कम हो। ये घर्षण कम करने के लिए बात समझ में आ रही है। स्नेहकों को भी घर्षण कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, और बॉल बेरिंग्स का भी प्रयोग हम घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा, वाहन के टायरों का पात कूट बनाना, यानी कि जो आपके टायर्स होते हैं बच्चों, इस समय चीज को समझना, जो आपके टायर्स होते हैं इस तरीके से, उन टायर्स पर इस तरीके से खांचे बने होते हैं। देखो आपको अगर मैं इसमें बता दूं तो इनको हम है ना क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग है ना, खांचे ही है वो, इस तरीके से पात कूट का बनना। और कई जगहों पर मतलब अलग अलग से बोलते हैं, तो हम तो ये यहाँ पे यही बोलेंगे कि जो डिजाइन सी बनी होती है, आपने देखा होगा
शूज के नीचे जो तलवे के नीचे भी बने रहते हैं, टायरों पे भी डिजाइन सी ऐसी बनी रहती है, वो खांचे से जो बने रहते हैं, वो पात कूट का बनना, ये उसी को दर्शा रहा है, ट्रेडिंग को ही दर्शा रहा है। और उसी टायरों पे जो बने रहते हैं, ये क्यों बनाया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए। यानी आपका जो राइट आंसर है ना, घर्षण बढ़ाने के लिए, आप समझ रहे हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए वो ऑप्शन थर्ड है, घर्षण बढ़ाया जाता है। यानी आपका ये फर्स्ट भी नहीं है और सेकंड भी नहीं है, आपका सही राइट आंसर है आपका थर्ड। क्या है? थर्ड। थर्ड आंसर इसका राइट आंसर है। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 33 आपको समझ में आ गया होगा। 34, यदि एक स्पंदन रत यानी कि 120 वाइब्रेशन, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये दिख रहा होगा आपको कि 120 वाइब्रेशन इन ए मिनट्स, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, यानी कि 120 स्पंद जो हो रहे हैं, इसकी आवृत्ति कितनी होगी, कितनी आवृत्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे अब आप समझिए कि ये बोल रहा है कि 1 मिनट में, मैं यहाँ पे हल करके बता रही हूँ कि 1 मिनट में 120 स्पंदन होते हैं, 120 स्पंद। और अगर 1 मिनट को मैं, भाई आप भी जानते हैं कि सेकंड का ज्यादा वो होता है रूल, तो ठीक है, आपको सेकंड का ध्यान रखना है। तो सेकंड का ज्यादा वो होता है, तो 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने स्पंदन हुए? हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 मिनट को 60 सेकंड में, तो 120 स्पंदन हुए। अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में कितने स्पंदन हुए, फिर 120/60, बताओ आपको ये चीज समझ में आ गई? 120/60 हो गया। और अब ये अगर हम इसको काटें, तो यहाँ पे आप भी जानते हैं कि 60 2 बार कट जाएगा, यानी 60 का 60 दूनी 120। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 2 हर्ट्ज। क्या आया बच्चों? 2 हर्ट्ज। ठीक है, 2 हर्ट्ज आया। यानी कि जो 2 हर्ट्ज है, ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है हमारा? 2 हर्ट्ज। यानी आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? स्पंदनों के इसमें सेकंड, यानी स्पंदन बटे सेकंड, यानी उसके समय के बराबर। तो ये आवृत्ति हमने निकाल ली। देखिए यहाँ पे 1 मिनट में इतने स्पंदन हो रहे हैं, 120 स्पंदन, और फिर हमने देखा कि उस 1 मिनट को हम 1 सेकंड करें तो उसमें निकालें तो 120/60, तो हमारे सेकंड में निकल आती है आवृत्ति 2 हर्ट्ज। हमारा राइट आंसर है 2 हर्ट्ज। आपको समझ में आ गया होगा, आपका काफी लोगों का सही होगा ये, और इस तरीके से निकलेगा 2 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट पे चलिए, ये नीचे नहीं हो रहा, यहाँ दिख रहा होगा आपको। मिट्टी का नेक्स्ट है 35, 33 हमने हल किया था अभी, और 34 भी हमने हल कर लिया। 35 पर, मिट्टी के स्लथन, स्लथन मतलब होता है उसका मतलब पोली, पोली जिसे बोले फुली फुली या पोली, इस तरीके से। ठीक है, मिट्टी का पोलापन, पोलापन हल चलाने की प्रक्रिया, और हल चलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों देखिए, आप सब इस चीज को समझ जाइए कि जो जुताई है उसमें ऐसे ही हल चला के क्या किया जाता है? मिट्टी को पोला किया जाता है, तो जुताई की जाती है। इसका जो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, जुताई इसका राइट आंसर। कटाई क्या है? फसल को काटना। आप समझ रहे हैं? आप तो ऑप्शनों को अलग किया, अलग करना सीखिए इस तरीके से। तो कटाई क्या हो गई? फसल काटना, फसल काटी जा रही है, ठीक है, फसल को काटते हैं। और यहाँ पे बुआई क्या हो गई? बीज बोना। बुआई में हम क्या बोते हैं? बीज बोना करते हैं ना, फसल में बीज बोते हैं, तो ये बीज बोना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फसल चक्र, फसल चक्र का मतलब होता है जो विभिन्न फसलें हैं एक के बाद एक, यानी एक कृषि क्षेत्र है, मान लीजिए एक कृषि क्षेत्र है, खेती का एक क्षेत्र है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं? मतलब मौसम के अकॉर्डिंग हर मौसम में क्या लगा रहे हैं? अलग अलग फसल लगा रहे हैं। यानी पहले एक फसल लगा ली गेहूं की, उसके बाद हमने चावल की लगा दी, चावल की बदल बदल के लगा रहे हैं, और इस तरीके से फिर बाद में चावल के बाद जैसे हमने और लगा दी, इसमें बाजरा लगा दिया, या फिर अलग तरीके से और फसल लगा दी, जैसे सरसों लगा दिया। तो ये क्या है? बदल बदल के और इसको फसल चक्र कहते हैं। यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल मौसम के अकॉर्डिंग, गेहूं के बाद चावल, तो ये बदल बदल के लगाना, इसको फसल चक्र कहा जाता है। ये समझ में आ गया हो? हमारा जो राइट आंसर है वो है जुताई, यानी
क्या किया जा रहा है, पोला किया जा रहा है, तो वो हल चलाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बताइए, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक खाद्य परिरक्षी के रूप में नहीं किया जाता है। खाद्य परिरक्षी के रूप में, देखिए ये थोड़ा सा डाउटेबल है कि इसका सही आंसर परिरक्षी, खाद्य परिरक्षण आपने समझा होगा, खाद्य परिरक्षण, ठीक है। तो खाद्य परिरक्षी का प्रयोग करने के लिए ये थोड़ा डाउटेबल है। क्यों डाउटेबल है मैं आपको बता दूंगी अभी इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे जो हम खाद्य यानी भोजन का हम परिरक्षण करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्व में हम यहाँ में मैं आपको बता देती हूँ, शर्करा का भी प्रयोग करते हैं, चीनी यानी शुगर का भी प्रयोग करते हैं, चीनी का भी प्रयोग। आपने मुरब्बा फुरब्बा देखा होगा, काफी लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रह जाते हैं। तो शर्करा का भी प्रयोग होता है और साधारण नमक का भी प्रयोग होता है, नमक भी डलता है। भैया आपने देखा होगा अचार वचार, अचार वचार क्या है, ये प्रिजर्वेटिव है, यानी आप प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो उनको और तेल भी डालते हैं, आप अचार में तेल डालते देखा होगा आपने, सिरका डालते देखा होगा, तो ये प्रिजर्व किया जा रहा है। मुरब्बा फुरब्बा में चीनी डालते हैं, उससे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रिजर्व करते हैं, तो साधारण नमक से भी, तेल से भी, सिरका से भी और बेकिंग सोडे से भी प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेस्ट्री इनको फुलाने और इसमें भी, इससे भी किया जाता है। तो ये थोड़ा क्या है ना, डाउटेबल क्या है, मतलब ऑप्शन है एक तरीके से। पर इसका जो सही आंसर या तो शर्करा हो सकता है या बेकिंग सोडा, मैं इतना समझती हूँ बेकिंग सोडा हो सकता है, क्योंकि बेकिंग ना, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग के काम आता है, बट लेकिन ये भी प्रिजर्व में काम आता है। आपने कभी किसी से पूछना कि दूध भी क्या है, प्रिजर्व के लिए काम में आ जाता है। दूध को जैसे आपको वो रखना है तो उसमें नमक ना मिला के बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है, तो दूध क्या होता है, थोड़ा लंबे समय तक चल जाता है। ये दूधिया वूधिया थोड़े इस तरीके से काम करते हैं, वो बेकिंग सोडा डाल के उसको काफी लंबे समय तक क्या कर लेते हैं, चला लेते हैं। पर लेकिन ये वाली चीज है कि प्रिजर्व में एक तरीके से इसका रोल इतना नहीं होना चाहिए, पर लेकिन पेस्टी वेस्टी और इसमें डालते हैं फुलाने के लिए। भाई ये सोडे का काम ही यही होता है, बेकिंग चीजों में जो बेक करने के काम में आता है। किसमें काम आता है, बेक करने के काम में, और बेक केक वेक ये सब फुलाने के, बेकिंग करने में काम आता है। तो ये थोड़ा डाउटेबल है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आंसर अगर किया होगा तो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि खाद्य परीक्षण में आपके शर्करा भी काम आती है, नमक भी काम आता है, तेल भी आता है, सिरका भी आता है, तो कहीं हद तक बेकिंग सोडा हो सकता है इसका आंसर, बेकिंग सोडा, ठीक है, क्योंकि वो बेक करने के काम आ रहा है, खाना बनाने के, फूलने के काम आ रहा है। और पेस्ट्री वेस्ट्री में डलता है, उनमें डलता है, उनको भी पर प्रिजर्व नहीं, प्रिजर्व भी कह सकते हैं, पर लेकिन इतना प्रिजर्व करके नहीं रखता है, तो थोड़ा सा ये है। पर लेकिन इसके सही आंसर में शुगर नहीं होगा, क्योंकि शर्करा का प्रयोग भी हम परिरक्षी पदार्थों में करते हैं। आपने देखा होगा मुरब्बा मुरब्बा काफी लंबे समय तक चल जाता है, तो वो शर्करा से प्रिजर्व किए होते हैं। तो नेक्स्ट हम 37 पे चलते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर सही अगर मानता है, कौन सा मानता है, कि शर्करा मानेगा कि बेकिंग सोडा, तो मैं इतना समझती हूँ कि बेकिंग सोडा मानता है। देखिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 37। ये 37 देखिए, यहाँ पे एक कैलिडोस्कोप, अगर आपने प्रैक्टिकल में, अगर आपको प्रैक्टिकल में दिखाया हो तो कैलिडोस्कोप एक इस तरीके की आकृति होती है, इस तरीके की, गेम वेम खेलने में और उसमें करने में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। एक गोल इस तरीके से आकृति का होता है और इसमें कांच लगे होते हैं, और ये कांच इस तरीके से, काफी कांच लगे होते हैं इस तरीके से आपस में। और इनमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इसमें ना जो भी कांच लगा होता है वो बच्चों इस तरीके से आपस में इस तरीके से लगे होते हैं। मतलब मैं ये कांच की जो दिशा है इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो दोबारा से बना के दिखाती हूँ। इसमें दूसरी साइड में इस तरीके से, यहाँ पे भी कांच, इस तरीके से भी कांच, और अंदर अंदर भी कांच का होता है। तो वो कांच इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से लगे रहते हैं कांच, और ये इस तरीके से पूरे पे कांच इस तरीके से।
ये पूरे पे कांच इस तरीके से लगा होता है, अंदर भी कांच होते हैं, वो कांच समतल दर्पण होते हैं, वो कांच समतल दर्पण होते हैं। आपस में क्या होता है उनमें वो एक परस्पर लगे होते हैं और परस्पर ये कोण बनाते हैं, आपस में ये कोण बनाते हैं। जो कैलिडोस्कोप की बात की जा रही है, बहुरूपदर्शी, यानी अगर आप एक साइड से देखें और किसी वस्तु को देखें तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको बहुरूप में दिखाई देगा। अंदर बहुत कांचे हैं और वो एक कोण पे है, एक ही कोण पे क्या है झुके हुए हैं, एक कोण पे ही क्या है दर्पण उस पे स्थित होते हैं, एक ही कोण पे, बिल्कुल एक कोण यहाँ से कोण बनेगा, मैं आपको उस पे बताऊं, इस तरीके से कोण पे बनेंगे। तो जो आपतित किरण है वो एक कोण पे इस तरीके से बनेगी, तो आपतित किरण इस तरीके से, जैसे मैं इस पे बताऊं, यहाँ पे जाएगी और फिर इस पे, तो एक कोण पे एकदम आकृति बनेगी और सब में आपको वो बहुरूप यानी उसके कई रूप, एक वस्तु है और उसके कई रूप आपको उसमें दिखाई देंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रयोगशाला में रखा रहता है दिखाने के लिए और इस तरीके से बच्चों को। तो ये कैलिडोस्कोप है और इसका सही आंसर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि समतल दर्पण लगे रहते हैं। देखो कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल दो दर्पण परस्पर एक कोण पे स्थित होते हैं, तो दो दर्पण नहीं है उसमें, दर्पण तो काफी लगे हुए हैं, कई सारा दर्पण है, दो दर्पणों का नहीं है, तो ये सही आंसर नहीं है। केवल अवतल दर्पण, अवतल दर्पणों की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, जो दर्पणे लगे हुए हैं वो समतल दर्पण और एक कोण पर इस तरह स्थिति पे रखे कि वो एक ही कोण क्या बनाते हैं, एक संख्या में एक दर्पण पे लगते हैं, वो इस तरीके से लगते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है, परस्पर एक कोण एक संख्या में दर्पणों पर स्थित होते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। यानी परस्पर एक ही कोण पर एक ही कोण बनाएंगे और एक संख्या में ये सभी दर्पण इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से एक ही उसमें लगे होते हैं और ये एकदम ऐसे लगता है कि विभिन्न तरीके के हमें क्या है प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा ये भी नहीं रहेगा, नेक्स्ट जो 4 वाला है वो भी ऑप्शन नहीं होगा कि उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, नहीं, उत्तलों का भी नहीं, अवतलों का भी नहीं, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और एक संख्या में क्या है इस तरीके से कोण पे लगे रहते हैं। तो ये आपको समझा दिया मैंने इस तरीके से कि कैलिडोस्कोप क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे कांच और एक उस पे कोण पे इस तरीके से लगा रहता है और हमें यहाँ बहुरूप दिखाई देते हैं, बहुरूप का दर्शन, यानी एक वस्तु के कई रूप दिखाई देते हैं, वो इस पे भी दिखाई दे रहा है, उस कोण पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे दिखाई देते हैं। बताइए आपको ये 37 अच्छे से समझ में आ गया होगा और सही आंसर आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 38। 38 जो है, यदि X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है तो बच्चे का लिंग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे मनुष्य में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 46 होती है और 46 गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। और 23 जोड़े का मतलब यही है कि 23 प्लस 23 तभी तो 40 क्या है 46 बना है, ठीक है। और द्विगुणित कोशिका होती है तभी तो द्विगुणित कोशिका है, 23 का एक और एक इसका, तो ये आपकी 23 जोड़े होते हैं। और इसमें हम इस चीज को भी देखें, 23 जोड़े में से तो 22 जो है गुणसूत्र वो कैसे होते हैं? अलिंग होते हैं, यानी वो लिंग निर्धारण में रोल नहीं निभाते, अलिंग होते हैं। और जो इसमें 23 जोड़े में से 23 देखिए तो 22 जोड़े जो होंगे वो कैसे होंगे? अलिंग होंगे। जो एक जोड़ा है, एक जोड़ा, जो एक जोड़े की बात कर रहे हैं, एक माने दो, दो गुणसूत्र की, एक जोड़े का मतलब क्या है? दो गुणसूत्र। जो दो गुणसूत्र होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग। वो लिंग निर्धारण करेंगे, आपको समझ में आ गया। और लिंग निर्धारण करेंगे तो जो मादा में होते हैं, यहां समझिए, मादा में और नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कैसे, तो मादा में लिंग गुणसूत्र होता है वो X और X होता है। जो नर में होता है वो X और Y गुणसूत्र होता है। क्या होता है? X और X तो मादा में होता है और नर में होता है XY। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन का आंसर आपको ये समझ में आ गया, तो देखिए यहाँ पे जो आपका नर है उसमें पाया जा रहा है X और Y, और यहाँ पे आपका फीमेल है उस पे पाया जा रहा है, यहाँ पे फीमेल में पाया जा रहा है XX।
तो जब आपका बोला गया है कि एक्स गुणसूत्र, देखिए ये वाला जो है एक्स गुणसूत्र किसका, शुक्राणु का, यानी शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, शुक्राणु मेल में, किसमें पाए जाते हैं, शुक्राणु मेल में, और अंडाणु किसमें पाए जाते हैं, फीमेल में, ठीक है, मादा में। तो मादा में अंडाणु पाए जाते हैं, तो जब इसका एक्स मादा के अंडाणु से क्रिया करता है, यानी एक्स शुक्राणु मादा के अंडाणु से क्रिया करता है, तो बच्चों यहाँ पे एक्स एक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या बन रहा है, एक एक्स एक्स बन रहा है। तो एक्स एक्स बन रहे हैं, तो यानी कि अब ये आप खुद देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रही है, लड़की पैदा होगी, लड़की मतलब मादा, क्या है, फीमेल। यानी कि हमारा जो, समझ गए होंगे कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, मादा है। राइट आंसर हमारा नर नहीं पैदा होगा, क्या पैदा होगा, मादा, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट है, मादा। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, 38 मादा आपको समझ में आ गया होगा, सही आंसर, राइट आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 39 पे चलते हैं, 39 39 देखिए 39, दहन का एक प्रकार जिसमें बिना किसी बाह्य कारक की उपस्थिति के कई पदार्थ अकस्मात ज्वाला में फट पड़ता है, यानी फट पड़ता है कहलाता है। ठीक है, ज्वाला में फट गए हैं और अकस्मात, ठीक है, और कोई भी बाह्य कारक क्या हो रहा है, उपस्थित नहीं है, कोई भी उसको बाह्य कारक नहीं है और अकस्मात फट जाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि पहली बात तो यहाँ पे ये है कि अकस्मात वो हो रहे हैं, बाह्य कोई कारक उपस्थित नहीं है, अकस्मात ये घटना घट गई है, ज्वाला फट गई है इस तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे, तो दहन, दहन क्रिया क्या होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ का जलना, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन क्रिया कहलाता है। तो दहन क्रिया में आप समझें, उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है, जलने की बात करें तो ये क्या हो रहा है, कोई बाह्य कारक नहीं लग रहा है, बिना किसी बाह्य कारक की उपस्थिति के पदार्थ क्या हो गया है, स्वतः ही ज्वाला में फट गई है, फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतः आप ही देख रहे हो, कोई पदार्थ अकस्मात क्या हो गया, फट गया है, कोई बाह्य कारक नहीं लगा है। तो दहन कैसा हो रहा है, एक तरीके से स्वतः हो रहा है, मतलब दहन क्या हो रहा है, एक तरीके से। हमें देखिए, आपने देखा होगा तीव्र दहन तो नहीं है ऑप्शन में, देख लीजिए तीव्र दहन नहीं है, तीव्र दहन का मतलब होता है जल्दी जल्दी जलना, और जल्दी जल्दी जलने के लिए क्या होता है, कम से कम क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, उसे बाह्य कारक की जरूरत होती है। अब बिना विस्फोट जो होता है, एक्सप्लोजन जो होता है, विस्फोट जो होता है, वो अंदर ही अपने उससे जलता है, और ज्वाला में कोई पदार्थ क्या होता है, अकस्मात फट पड़ता है। तो क्या हो जाता है, कोई पदार्थ जैसे फट गया है, अकस्मात फट गया है ज्वाला में, तो वहां पर वो स्वतः अगर फटा है, स्वतः दहन, स्वतः स्फूर्त दहन, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में देखिए मैं यहाँ पे और इसका बताना चाहती हूँ, विस्फोट का, मंद दहन नहीं है, तीव्र दहन इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि स्लो और तीव्र में तो बाह्य कारक की जरूरत है, हवा का रुख और स्लो का इस तरीके से बाह्य कारक के हो जाते हैं, पर लेकिन स्वतः स्फूर्त दहन यानी स्पॉन्टेनियस फटना, यानी स्वतः फट जाना, कोई बाह्य कारक का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे उससे है कि स्वतः स्फूर्त क्या है, दहन है ना, इसका सही आंसर होता है स्पॉन्टेनियस। एक्सप्लोजन देखिए, विस्फोट के लिए रासायनिक पदार्थ हैं, पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, और आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, ठीक है, रासायनिक क्रिया करते हैं, और फिर क्या होता है, विस्फोट होता है, क्या होता है, विस्फोट, ज्वाला में फट पड़ता है, ठीक है। पर लेकिन अकस्मात ज्वाला में फट पड़ता है बाह्य कारक उपस्थिति के कारण, बिना किसी के, तो स्वतः स्फूर्त हो रहा है, अपने आप भी फट रहा है, दहन हो रहा है। तो ये आई थिंक मेरा राइट आंसर यहाँ पे ये है। ये तो आपके ऑफिशियली जो की आएगी वो क्या बोलती है, वो है, पर लेकिन स्वतः स्फूर्त दहन यानी स्पॉन्टेनियस, यानी उसको बोलते हैं फटना, दहन हो जाना, दहन में ज्वाला में फट जाना, तो उसको बोलते हैं इस तरीके से। तो स्वतः स्फूर्त दहन इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। सडनली ब्रस्ट हो गया है मटेरियल और बिना किसी फैक्टर के, तो आप ये समझ गए होंगे इस तरीके से।
देखिए नेक्स्ट 40 में आपको क्या है कि आधे आधे घंटे की बता रही हूँ, और आप इस आधे घंटे की देख लीजिए। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे, मैं 10 आधे घंटे की वीडियो में और डाल दूंगी। तो हमारा देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं। तड़ित झंझावत, तड़ित झंझावत के दौरान घर में उपस्थित होने पर क्या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब हमें घर में उपस्थित है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हमें ये काम दिए गए, हमें ये मतलब इस तरीके से हमें करने चाहिए, पर क्या नहीं करना चाहिए उसमें। तो हमें देखिए यहाँ पे ये जो दिए गए ना, वो यही दिए गए कि देखिए पहला ऑप्शन, हम पहले ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन थोड़े से ऐसे ही हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूजन, मैंने भी देखा कि हम, मेरे भी खुद के बच्चे जो थे स्कूल के, वो भी थोड़े से क्या है कि समझ नहीं पाए। तो देखिए इसको चीज को, तड़ित झंझावत मतलब बिजली, बिजली जो चमक रही है, बिजली के चमकने की बात की जा रही है, जो बिजली चमक रही है, उस बिजली के चमकने की बात में आप देखें तो झंझावत, तड़ित झंझावत हो रही है, लाइट जो विद्युत है, ठीक है। तो उसमें तो देखिए यहाँ पे, तो उसके दौरान हम घर में हैं, घर में हैं, और घर के अंदर हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो प्रभावशील जल से, देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, अगर बाहर भी आप क्या है, बाहर भी आप खड़े हैं, तो जब बारिश हो रही है एकदम और बिजली कड़क रही है, तो आपको पानी के एरिया में, तो पानी के एरिया से क्या रहना चाहिए, दूर। तो प्रवाहित कोई प्रभावशील जल है, मतलब उसके क्या है, समझिए कि एक तरीके से मतलब वो रेनिंग वाटर है, अवॉइड टू रेनिंग वाटर। देखिए ये रहा, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश को भी देख लिया कीजिए। रनिंग वाटर है, यानी रनिंग यानी प्रभावशील, जो बह रहा है पानी, उससे हमें थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, दूर। क्यों? क्योंकि वाटर क्या करता है, बिजली को आकर्षित करता है, ठीक है। और ज्यादातर बिजली का गिरना वाटर एरिया में ही होता है, तो यानी कि वो बिजली को आकर्षित करता है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये तो हमारा है ही, ए तो है ही हमारा। अब आपको समझ में, देखिए मेरे को ये क्वेश्चंस इसलिए अच्छे लगते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ए तो हमें समझ में आ गया कि ए तो है ही, कि ये चीज तो हमें संपर्क आने से बचना चाहिए, ये हम तो करना ही नहीं चाहिए, प्रभावशाली जल के उसमें आना ही नहीं चाहिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए ना। तो ये हमारा सही हो गया ए। और केवल लैंडलाइन या तार वाले फोन्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो हमारी आप खुद समझिए कि ना, हमारी जो लैंडलाइन तार हैं उनका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें जो रेडिएशन वाली चीजें, जैसे टीवी से भी रेडिएशन, क्योंकि आप भी जानते हैं सेट टॉप बॉक्स लगे हैं, तो रेडिएशन जो लेती हैं, आयंस जो आप भी जानते हैं कि आपकी टीवी में कैसे आते हैं चित्र, जो हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें एक आयन लेयर है, ठीक है। यानी बहिर्मंडल से पहले जो आयन लेयर, आयन मंडल जो पड़ता है, आयन मंडल, उसमें यही है, आयंस ही है। तो वहां से यही रेडिएशन जो जाती है, फिर वहां से आके चुंबक के तरंगों में बदलती है, तरंगों में बदलना यानी इस तरीके से रेडिएशन में बदल। तो जो रेडिएशन निकालते हैं उनको क्या है, उनको प्रयोग कम करना चाहिए। तो देखा होगा आपने, तो हमें है ना इस तरीके से लैंडलाइन या तार वाले या फोन्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब उस तरीके से प्रयोग क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें ये प्रयोग से बचना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर है, तो ये भी भी हमारा ये है कि ये हमें क्या है, इसमें देख लीजिए ए बी डी दे रखा है और इसमें ए सी डी, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए ये वाली चीज है ना, तो ये वाला जो कह रहा है कि किया जाना चाहिए, तो ये लैंडलाइन और तार का प्रयोग तो क्या है, हम कर सकते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हम क्या है, कर सकते हैं इनका। देखिए ताजा जानकारियों के लिए टीवी ऑन करना चाहिए। अब एक बात बताइए, जो हम टीवी उस समय जब बिजली चमक रही है, वो हो रही है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि टीवी ऑफ रखनी चाहिए, यानी ये हमें काम करना ही नहीं चाहिए इसमें। यानी ये भी हमारा क्या है, आप समझ गए होंगे कि प्रभावशाली जल के संपर्क में आने से बचना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए कि प्रभावशाली जल के संपर्क में आए, उससे हमें बचना चाहिए। और हमें टीवी टीवी ऑन नहीं करना चाहिए, तो ये सी भी आप समझ गए होंगे कि ये हमें नहीं करना चाहिए। और कंप्यूटर्स और प्लग्स को हटा देना चाहिए, यानी ये क्या है, इनको हटा देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, पहली बात आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको टीवी नहीं, आप समझ रहे हैं, मैं आपको इसीलिए अच्छे से समझा रही हूँ, टीवी नहीं चलानी चाहिए। और आपको तार वार वायरिंग वाली चीजों से भी क्या रहना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए। यानी ये तो आपको करने चाहिए, प्रभावशाली जल
से संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो ये तो आपका ये बिल्कुल सही बता रहा है कि आपको इससे बचना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है बच्चों? क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपको बचने को कह रहा है ना, ये तो आपको करना ही चाहिए कि प्रभावशाली जल के संपर्क में आने से बचना चाहिए। पर लैंडलाइन तार वाले फोन्स का इनका प्रयोग क्या है, रेडिएशन जो भी है तार वाले, इनके करंट आने की संभावना हो सकती है, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको। और ताजा जानकारियों के लिए टीवी ऑन नहीं करनी चाहिए आपको, जब बिजली कड़क रही हो तो टीवी को ऑफ ही रखना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर से प्लग हटा देना चाहिए, तो ये तो आपको करना ही चाहिए, प्लग्स व्लग्स हटा देनी चाहिए, कभी भी तार वार में से करंट आ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको दो काम नहीं करने चाहिए, लैंडलाइन तारों से भी दूर रहना चाहिए, आपको उनसे भी दूर रहना चाहिए। आपको टीवी और उनसे भी ऑन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी दिक्कत हो सकती है, भाई वहां रेडिएशन आ रही है, उससे भी दूर रहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, बी और सी, ये है। यानी बी और सी वाले काम आपको नहीं करने चाहिए। आप समझ गए होंगे, ये काम नहीं करने चाहिए। भाई प्रभावशाली जल के संपर्क आने से बचें, तो ये तो आपको बचना चाहिए, ये तो आपको करना चाहिए कि बचें आप उनसे। कंप्यूटर्स को प्लग से हटा देना चाहिए, ये भी आपको करना चाहिए, तो ये आप इससे बचें। पर लेकिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको बी और सी यानी कि लैंडलाइन फोन्स का प्रयोग मत करिए और टीवी मत चलाइए। तो आप समझ गए होंगे, इसका सी आंसर मतलब कि आपका थर्ड नंबर का आंसर है, बी और सी। तो ये मैंने आपको 40 क्वेश्चंस बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूं। तो अभी के लिए बाय बच्चों।